एक उत्सव का माहौल है, एक क्रांति के उत्सव का माहौल है। ये पहला कार्यक्रम इस प्रकार का है जो राजनीतिक नहीं है, जो धार्मिक नहीं है, लेकिन बिहार को बढ़ाने के लिए सभी आपके जिलों से हजारों हजार की संख्या में आज लोग उपस्थित हैं। इस धरती पर हम एक ही संदेश लिए हुए हैं, नमस्ते बिहार। उस बिहार को नमस्ते जो प्राचीन काल में जब रोड आज के जैसे नहीं थे, टेक्नोलॉजी आज के जैसे नहीं थी, सूचना के तंत्र आज के जैसे नहीं थे, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी, इस रूप में जोड़ना जानती थी कि अफगानिस्तान के पार तक भारतवर्ष के अखंड साम्राज्य को स्थापित कर सके, हिमालय के उत्तर तक कर सके, दक्षिण में सागर तक तो कर ही सके थे, पूर्वोत्तर के भी पार तक कर सके। कैसा था वह बिहार जिसमें जब संसाधन नहीं थे तब उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके। ऐसा था वह बिहार जिसमें जब पूरे यूरोप में ऑक्सफोर्ड की कल्पना हुई थी, कैम्ब्रिज की कल्पना हुई थी, विश्व भर से लोग पैदल चल के आने के लिए तैयार रहते। पूरे 1000 साल पहले सभी तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था, मिलकर दिया था, और किसी युद्ध के लिए नहीं दिया था। केवल एक आचार्य को विक्रमशिला विश्वविद्यालय से तिब्बत की धरती पर आमंत्रित करने के लिए दिया था। कैसा सम्मान होता था जब पूरी मंडली चली तिब्बत से विक्रमशिला पहुंची, तो विक्रमशिला को स्थापित की, पूरे विश्व से लोग आते हैं। आचार्यों को लगा कि यदि यहाँ से कोई चले जाएंगे ठंडे देश में आयु कम हो जाएगा। उन्होंने बना किया, राजा लाल लामा बड़े परेशान हुए, लगा कौन राशि कैसे लाए, शायद राशि कम थी। आचार्यों की बात को नुकसान और राशि कहने जब पहुंचे उन्हें पता नहीं चला कैसे खदानों की तलाश में नेपाल की सीमा में चले गए, और जब नेपाल की सीमा में गए तो नेपाल के शासकों ने बंदी बना दी और शर्त रखी कि जो तिब्बतवासियों ने स्वर्ण इकट्ठा किया है उसको जब हम सुपुर्द करेंगे तभी आपको बिहार करेंगे। राजा बड़े निराश हुए, पुत्र उनके सामने आए। राजा के पुत्र ने पूछा तो राजा ने कहा, जिस राशि को ज्ञान के लिए संग्रह हर तिब्बतवासी ने किया है उसको व्यर्थ नहीं जाए, इसको ज्ञान की भूमि बिहार की ओर भेजो। विक्रमशिला के आचार्यों से पुनः आमंत्रित करो। आपके कारण हमारे नरेश की क्या दुर्दशा हुई। और तब जब मंडली दोबारा आई, 3 वर्ष लगे, तब जाकर आते तिब्बत से ज्ञान पैदल चलकर तिब्बत गए। और आज तिब्बती कहीं भी हो, पूरे विश्व में हो, भारत के किसी क्षेत्र में हो, उसी परंपरा का वाहन है जिसके बीच में विक्रमशिला ने बोले। बहुत शक्ति थी बिहार में। सोचिए उस काल में जब संसाधन है पूरे भारतवर्ष में अफगानिस्तान के जाने का संदेश बिहार का हुआ। आज हमारी सोच कैसी होगी, आज हमारी दृष्टि कैसी हो गई, आज हमारी स्थिति कैसी हो गई। क्या आज बिहार वैसा है जिस समय कोई जाते थे? आज एक समय ज्ञान के लिए लोग पूरे देश के देश स्वर्ण एकत्रित करते थे, लोग पैदल चल के आते थे। आज स्थिति क्या हो गई? शिक्षा की बात को छोड़ दी, कोचिंग के लिए लोग कोटा जाते हैं, और कोटा में शिक्षक भी बिहार में अधिकांश है, विद्यार्थी में अधिकांश है। आखिर ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? कौन इसका जिम्मेदार है? यदि हम सोचें कि बिहार अपने जीवन काल में उत्कर्ष कर जाए, कितने लोग बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में सभी लोगों को शिक्षा मिले? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार में ही सभी लोगों को रोजगार मिले, किसी को बिहार से बाहर नहीं जाना हो? मैं तो 9वीं कक्षा में पढ़ता था, छोटा था, पिताजी यही बरौनी रिफाइनरी में रहते थे। यहाँ से पोस्टिंग हुई भोपाल, और जब भोपाल पोस्टिंग हुई, नए विद्यालय में जब पहुंचे तो बच्चों ने बिहारी बोलना शुरू किया। शुरू में अजीब नहीं लगा, बिहार से हमसे बिहारी बोलना ही चाहिए, लेकिन जब लगा कि नहीं, कि मंशा खराब है, अपमानित करने की प्रवृत्ति के साथ बिहारी बोलते हैं, बड़ी पीड़ा हुई। इतनी पीड़ा हुई कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसे व्यक्ति है जिनके कारण आज बिहार की ऐसी दुर्दशा हो कि एक युवा भी जाता है उसको बिहारी शब्द बोलकर अपमानित किया जाता है। उस बिहारी शब्द से जिसको सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, किसने उसको अपमान का सूचक बना दिया? कौन इसका जिम्मेदार था? उस समय बिहार अफगानी थी तो क्यों थी? कहीं न कहीं जो भी व्यक्ति बिहार से बाहर जाते हैं, इस अवस्था को उन्होंने कभी न कभी अवश्य अनुभव किया है कि दूसरों का जो प्रभाव रहता है बिहार के, क्या वैसा होना चाहिए?
उस भूमि ने जिसने अखंड भारत के पूरे साम्राज्य को निर्मित किया, उस भूमि ने जिसने विश्वविद्यालयों को स्थापित किया, उसके व्यक्ति को यदि कोई अपमान के भाव से देखे, कमी किसकी है? कमी किसी और की नहीं है भाइयों और बहनों, कमी हमारी अपनी है। क्योंकि हम अपने सामर्थ्य को भूल गए हैं, अपने पूर्वजों की दृष्टि को भूल गए हैं। जिस दिन बिहार भाग गया, उस कार्य को ऐसा कर सकता था, आज क्या कर सकता है इसके सिवा कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। इस मैदान एक ही व्यक्ति साक्षी है, सरकार का जवाब देंगे। बिहार को यदि बदलना है, प्राचीन बिहार की दृष्टि को समझना होगा। उस समय बिहार क्यों बढ़ रहा था? बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद और जहर के रूप में संघर्ष के रूप में हमारे मनों में उत्पन्न है, व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ता है, जिस प्रकार का संप्रदायवाद आपस में एक दूसरे से मिलने नहीं देता। यदि उस समय बिहार में रहा होता तो यहाँ अफगानिस्तान के पास पर साम्राज्य को बना पाते। यदि इस प्रकार का भाव रहता तो क्या चीन से लोग आते, कोरिया से लोग आते, जापान से कोई आता? सब सम्मान के साथ आते थे। बिहार की भूमि अलग थी, बिहार में जातियां तो भी थी, लेकिन जातिवाद नहीं थी, सोच अलग थी। नंद वंश का उदय यदि नहीं हो सका तो अपने बिहार की धरती पर हुआ, मगध में हुआ। नंद वंश कहां से आता है? समाज की सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है, ऐसी अवधारणा देने वाली भूमि यदि कोई है तो अपना बिहार है। समय से आगे सोचने वाली भूमि, जातियों से ऊपर सोचने वाली भूमि, ऐसी भूमि जो हमारे आचार्य चाणक्य के जब चले उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं, सामर्थ्य को पूजने वाली भूमि रही है बिहार। जब भी कोई सामर्थ्य सामने आया है, बिहार में कैसे स्वीकार कैसे बिहार आगे बढ़ा है। और जब भी ऐसे व्यक्ति को बिहार की दृष्टि को लेकर चला हो, तो आचार्य चाणक्य जैसे लोग आए हैं जिन्होंने केवल युवा को देखा और देखा किसी दृष्टि क्या है, किस प्रकार से जोड़ना चाहता है, और तब जब ऐसे भाव के साथ चले। यवन सेना चली थी वीर अलेक्जेंडर के नेतृत्व में, अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे यूरोप को पराजित कर चुके थे, पर्शिया जीत चुके थे। जब यहाँ आए, उस युवा टोली जो मगध से निकली थी, उसने जब सबके बीच में फुटाना शुरू किया। जब मगध की सेनाएं चलती हैं कि धूल में सूर्य को छिप जाता है, ऐसी है व्याप्त हुई उस सेना में। धीरे धीरे सभी ने अपने सिकंदर महान का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। हम आगे नहीं जाएंगे, आगे मगध है। लेकिन कौन सा मगध? जब सैनिकों को लौटना पड़ा, वीर अलेक्जेंडर जो लौट गए, उस मगध का शौर्य क्या था? उसके शौर्य का वर्णन तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब उन्होंने कहा महाभारत में, मगध के शौर्य के कारण मुझे अपनी राजधानी मथुरा से द्वारका ले जानी पड़ी। अगर महाभारत के संख्याल को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जरासंध वध होता है, उससे पहले कंस का वध हुआ था। और कंस का जब वध हुआ था, जरासंध को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने गदा घुमाकर फेंकी और गिरा मथुरा के समीप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और क्या कहा? जरासंध का वध आवश्यक है। और तब जब चले, कोई व्यक्ति हस्तिनापुर से चलेगा, उसका मार्ग क्या हो? सीधा मार्ग हो, प्रयाग आएगा, काशी आएगा, उस प्रकार से राजगृह जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम इस मार्ग से नहीं आए, उत्तर पूर्व के माध्यम से नेपाल गए। नेपाल के जंगलों से होते, कटक किनारे होते हुए सोनपुर के पास उन्होंने गंगा पार की, नदी पार की, और तब गोरखगिरी और बराबर की गुफा जहानाबाद प्रचार कर जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, उन्होंने कहा इस नगर को सीधे युद्ध में जीतना संभव नहीं। शेष सभी जानते हैं, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि, चंपावना भागलपुर, जिसके नाम पर वियतनाम 1500 वर्षों से जाना गया। कैसी प्रेरणा रही हुई, जिसके कारण इसकी उद्यमिता रही। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो पाते हैं हजारों ऐसे व्यवसायों का नाम लिखा है। डर लगता था, कैसी व्यवस्था थी, कैसा उन्नत किया, उद्यमिता कैसी थी, क्यों बढ़ रहे थे हम? यदि समझना हो तभी हम समझेंगे क्यों नहीं आज बढ़। यदि प्राचीन बिहार के इतिहास को देखें ज्ञान की भूमि, तो ज्ञान का आधार क्या था? सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वैदिक परंपरा को जब पालन होते देखते हैं, अनेक प्रकार के विचारों को उसमें पाते हैं, अनेक प्रकार के विचारों को देखते हैं, विश्व की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उस स्तुति के माध्यम से जो है बदलते हैं। साथ में रहस्य को भी पाते हैं, शास्त्रीय सूत्र को पढ़ते हैं। लेकिन जब बिहार की सोच को देखते हैं तो वेदांत में पाते हैं। जब वेदों का अंत हो गया, उस भूमि को बिहार कहा गया, क्योंकि वेदों का उत्कर्ष ऐसा ज्ञान है। ज्ञान क्या था? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था, पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। The complete remains complete and goes back to the complete। जैसे स्वर्ग को हम कहते हैं तो छोटा जो कण होता है, उसमें गुण तो सोने के ही होते हैं, तो लोहे के गुण तो नहीं आ जाएगा। बिहार वर्षी की दृष्टि यही थी, क्योंकि हर व्यक्ति में, हर आत्मा में परमात्मा का अंश है।
तो निश्चित है कि उस अंश में गुण वही है। तो परमात्मा के गुण क्या है, उनकी शक्ति क्या है? असीम शक्ति, जिसकी उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और असीम को कितना भी खंडित करें, कितना भी विभाजित करें, तो जो छोटा कण होगा क्या होगा? निश्चित है असीम ही होगा। ऐसे में हर व्यक्ति जो इस मैदान में बैठे हैं, इस मैदान के बाहर है, पूरे विश्व में है, किसी धर्म के हो, किसी जाति के, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, युवा हो, किसान हो, हर व्यक्ति के गुण यदि देखें असीम है, उसकी क्षमता असीम है। और यही इस पूरे अभियान का जिसका नाम है आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार की दृष्टि यह थी कि हर व्यक्ति को पूर्ण उत्तर को हम देखते हैं। और जिस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आ जाए कि हर व्यक्ति के अंदर गुण पूर्ण है, ऐसा व्यक्ति क्या दूसरे व्यक्ति में भेद करेगा? उसे तो हर जगह वही शिवकांश दिखेगा, वही परंतु तो दिखेगा। और इसीलिए इस भूमि पर हम जातियों से बड़े सोचने लगे। इसीलिए वैशाली के संस्थागार में, वैशाली से इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, उस वैशाली के संस्थागार में पूरे इस बच्चे महाजनपद से, जिसकी उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी, पश्चिम में नवाई गंडक स्थापित थी, 7,707 गणराजा चुनकर आते थे। जाति का आधार पर नहीं, बिहार की सोच अलग थी। और 20 वर्ष बिना किसी विवाद के अपने गणाधिपति को चुनते थे। जब व्यक्ति का सोच, व्यक्ति की विचार महानता को प्राप्त करती है, व्यक्ति बड़ा हो जाता है। एक व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, व्यक्ति बड़ा हो जाता है। जब भूमि की सोच बड़ी हो जाती है, भूमि महान हो जाती है। बिहार की सोच जाति, संप्रदाय, लिंग भेद से बड़ी सोचने वाली है। गार्गी की भूमि है, एक महिला। उस काल में किसी विश्व के कोने में नहीं पाते किसी महिला की आवाज को किसी ग्रंथों में कहीं लक्षित हो। लेकिन हमारी महिला पूरे भारतवर्ष से अपने विद्वानों को विद्वतापूर्वक चुनौती देने का सामर्थ्य रखती थी। उस बिहार में जो महिलाओं की स्थिति ऐसी तब थी, क्या आज बिहार में महिलाओं की स्थिति वैसी है? यदि प्राचीन काल में हम वैसे थे तो आज आगे होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए? भारत में सबसे आगे होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए? क्या मानते हैं, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? और तब यदि ऐसा कर सके थे तो आज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन भाइयों और बहनों बताइए, बिहार में युवाओं की संख्या आज कितनी है? 9 करोड़ के आसपास युवा है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। पूरे भारत में संकल्प लिया 2047 तक भारत है विकसित राष्ट्र बने। सभी लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं भारत विकसित राष्ट्र बने? स्वतंत्रता के 100 वर्ष पश्चात भारत विकसित राष्ट्र हर भारतवासी चाहता है कि नहीं चाहता है? अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो निश्चित है कि बिहार को विकसित प्रदेश होना होगा कि नहीं होना होगा? लेकिन यदि बिहार का विकसित प्रदेश होना होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो 9 करोड़ युवा हैं, इनको अगले 2 दशकों में आवश्यकता होगी शिक्षा की, उत्कृष्ट शिक्षा की, उत्कृष्ट शिक्षा की, उचित रोजगार की। होगी कि नहीं होगी? यदि बिहार से किसी को बाहर जाना पड़े शिक्षा या रोजगार के लिए 2047 में, तो क्या बिहार में विकसित बनेगा? जैसा अभी चल रहा है, तो चीजें जैसी चल रही है, यथावत चलती रही, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या बिहार 2047 तक विकसित होगा? क्या लगता है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा। जाति के नाम पर संघर्ष करते हैं, 10 लोगों को बिठा दिया, तो पहली बात हो कि मंगा हम किस जाति के हैं। इस प्रकार से हम चलते रहे तो क्या बिहार बदलेगा? क्या बिहार? यदि जाति, संप्रदाय के सभी छोटे छोटे विचारधाराओं में बातों में बढ़कर जाते रहे, बिहार सोया हुआ, बिहार बदलेगा क्या? कौन बदलेगा बिहार? कौन बदलेगा बिहार? कैसे बदलेगा बिहार? यदि हम ऐसे ही संघर्ष करते रहे तो बिहार बदलेगा क्या? लेकिन क्या हो रहा है मेरे बिहार में? मगध की भूमि, उस बड़ी सोच की भूमि, नालंदा की भूमि, विक्रमशिला की भूमि, जयमंगलागढ़, उसको कभी सिंचे स्तूप के नाम से लोगों ने वर्णित किया, जहाँ पूरे विश्व भर से लोग आते थे। प्राचीन भूमि, उस भूमि जो वेदांत की भूमि थी, जो व्यक्ति से व्यक्ति भेद नहीं करती, उसको कैसे ऐसे लोग आ गए जो अपने स्वार्थों के लिए लोगों को आपस में चाहते हैं संघर्ष करते रहे। यदि हम संघर्ष करते रहे, साधारण रथ
4 पशु मिलकर उसको खींचते हैं और चारों पशुओं में समन्वय नहीं, कोई आगे ले जा